Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing some essay type questions from the chapter Should Wizard Get More. मैंने पिछली क्लास में जैसे बताया था कि दो चीजें मायने रखती हैं लॉन्ग टाइप आंसर में। पहला वर्ड लिमिट, दूसरा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये दो चीज सेटिस्फाई करोगे तभी मैक्सिमम मार्क्स तक पहुंच पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग शुरू किए थे कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जो इस स्टोरी के मोरालिटी से जुड़ा हुआ हो, मतलब इस कहानी के जरिए क्या नैतिक मुद्दा उठाना चाहते हैं ऑथर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको अगर लॉन्ग आंसर में पूछा जाए तो कैसे हम लोग वर्ड लिमिट्स को क्या क्या की वर्ड्स यूज करेंगे और वर्ड लिमिट को भी सेटिस्फाई करेंगे और फिर कीवर्ड्स भी उसमें शामिल करेंगे ताकि हम लोग मैक्सिमम मार्क्स से इसका शुरुआत किया। क्वेश्चन था कि मोरल इश्यू क्या रेज किया गया। देखो फर्स्ट सेंटेंस में मोरल इश्यू के बारे में हिंट कर दिया। फर्स्ट सेंटेंस में क्लियर लिख दिया, लिखा गया द स्टोरी शोज द कंफ्लिक्ट। अब ये वर्ड कंफ्लिक्ट वर्ड अगर आप समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो मैंने यहाँ देखो लिख दिया है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मतलब दो लोगों का या दो ग्रुप्स का या दो स्टेट का या दो राष्ट्र का, इंडिविजुअल से लेकर के दो व्यक्ति से लेकर के दो राष्ट्र तक अगर ओपिनियन में डिफरेंस है, फर्क है, मतलब एक व्यक्ति कुछ और सोचता है, उसके नजर में कुछ और सही है, दूसरे के नजर में कुछ और सही है, ये डिफरेंस जहां आ जाता है उसी लिए वर्ड यूज करते हैं कन्फ्लिक्ट। अब क्लास 12th में अगर आप हैं आंसर लिखिएगा तो कन्फ्लिक्ट वर्ड यूज करना ही चाहिए। आप नहीं जानते हैं तो सीखिए, क्योंकि क्लास 12th के बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कन्फ्लिक्ट जैसा वर्ड उनको आना चाहिए। और अगर इन केस नहीं आता है आपको तो आप ये वर्ड्स यूज कर लीजिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। यहीं पर मार्क्स में फर्क पड़ता है। मैं बोलता हूँ जो क्वालिटी, जो कन्फ्लिक्ट वर्ड लिखेगा स्टूडेंट और जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लिखेगा, दोनों के मार्क्स में ना फर्क पड़ जाएगा। सिर्फ एक ही वर्ड से नहीं और आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना मार्क्स पाना चाहते हैं। अच्छा मार्क्स बहुत अच्छा पाना चाहते हैं, कन्फ्लिक्ट वर्ड सीखिए, यूज कीजिए सही स्पेलिंग के साथ। क्वेश्चन में पूछा मोरल कौन सा नैतिक मुद्दा उठाया गया,
तो आंसर में शुरुआत किया गया कि इस कहानी में एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया। एक कीवर्ड हो गया कॉन्फ्लिक्ट। और जैसे मैं बोलता हूं ना कि टीचर्स जो हैं वो आंसर का लेंथ देखने के बाद उसको स्कैन करना शुरू करते हैं। अब देखो पहला ही लाइन में अगर टीचर के नजर में ये वर्ड सही स्पेलिंग के साथ नजर आ गया उसको टीचर को, तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। पहला लाइन से ही तुम्हारा पूरा आंसर का पे इफेक्ट पड़ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट वर्ड दिखा तो सेटिस्फाई होना शुरू हो। चलो और आगे देखते हैं क्या क्या वर्ड यूज किया है, कीवर्ड्स। तो पहला सेंटेंस में बता दिया गया कि इस कहानी में एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखाया गया। तो कॉन्फ्लिक्ट जब होगा तो दो लोगों के बीच में कम से कम, तो यह किसके किसके बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया, ये बिटवीन करके लिख दिए। पहला वर्ड कॉन्फ्लिक्ट, अब किसके बीच कॉन्फ्लिक्ट? बिटवीन द व्यू पॉइंट्स ऑफ टू जनरेशंस। अब ये वर्ड है व्यू पॉइंट। अब व्यू पॉइंट का अगर मतलब आप जानते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले जानते होंगे, द पॉइंट ऑफ the way of thinking, the way of looking at something, the way of understanding something is called viewpoint. हिंदी मीडियम के बच्चे व्यू पॉइंट का मतलब एक वर्ड में समझना, नजरिया। नजरिया समझते हो, वो है व्यू पॉइंट। तो कॉन्फ्लिक्ट बताया गया इस स्टोरी में, मतलब कि डिफरेंस बताया किस चीज, किसके बीच, बिटवीन द व्यू पॉइंट्स ऑफ टू जनरेशंस। व्यू पॉइंट को एकदम बोलचाल की भाषा में आप थिंकिंग भी समझ सकते हैं। थिंकिंग, सोच, व्यू पॉइंट, नजरिया, द वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग, इसको बोला गया व्यू पॉइंट। तो कॉन्फ्लिक्ट है किसके, किस चीज में कॉन्फ्लिक्ट है? व्यू पॉइंट्स। किसके किसके बीच? टू जनरेशंस के बीच। टू जनरेशंस यहां दिख रहा है। तो जनरेशन मतलब क्या? जनरेशन मतलब इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को आसान नहीं समझे। जनरेशन मतलब आगे आगे जो हम लोग का जनरेशन चलते जाओ। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी उनको लगता है कि जनरेशन का मतलब समझना चाहिए उनको। वैसे हिंदी में अगर मैं आपको बता दूं बोलचाल की भाषा में, तो हम लोग बोलते हैं पीढ़ी। एक पीढ़ी बीत गया, एक जनरेशन बीत गया, पीढ़ी वाली यूज करते हैं, जनरेशन को। तो इस स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है दो पीढ़ियों के व्यू पॉइंट्स। पहला लाइन ये है, पहला सेंटेंस ये। अभी ये सेंटेंस में 3 वर्ड्स स्कैन कर लेगा टीचर। पहला कॉन्फ्लिक्ट,
दूसरा व्यू पॉइंट, और तीसरा टू जनरेशंस। ये तीन वर्ड अगर उसको नजर आ गया, आपका स्टार्टिंग का मतलब आपका बिगिनिंग जो है आंसर का है, उसमें फर्स्ट सेंटेंस में ये तीन वर्ड अगर आप सही स्पेलिंग के साथ अगर टीचर के नजरों में पड़ा, तो यहीं से आपका एक गुड रेप्यूटेशन बनना शुरू हो जाएगा टीचर की। शुरुआत फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, लास्ट इंप्रेशन। तो आंसर अभी तो होता है कि फर्स्ट लाइन में तुम्हारे अगर उसको कीवर्ड्स नहीं दिखाई दिए और कुछ भी कहानी के बारे में उल जलूल लिख दिया शुरू करते वक्त, बस वही तय कर ले टीचर इसको 10 में से या जितना का भी मार्क्स होगा उसमें से कितना डिजर्व करता है उसको। सोचो, फर्स्ट सेंटेंस से डिसाइड कर दो। तो बिगिनिंग और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसको हम लोग बोलते हैं ना, दैट इज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला सेंटेंस में कन्फ्लिक्ट है किनके बीच और किस चीज का कन्फ्लिक्ट? कन्फ्लिक्ट है व्यू पॉइंट्स। किसके बीच? दो पीढ़ियों के बीच, दो जनरेशंस के बीच। अब यहां दो जनरेशन अगर पूछा जाए तो कौन किस दो जनरेशन मतलब इस कहानी में किन के लिए यूज किया गया है? सोचो, आसानी से समझ जाओ अगर कहानी पढ़ेंगे। तो एक जनरेशन हो गया जैक जो फादर है, और दूसरा जनरेशन हो गया जो 4 साल की बेटी। दो पीढ़ियां है ना, इन दोनों पीढ़ियों में व्यू पॉइंट्स कैसे रहते थे? कन्फ्लिक्ट होता है। ये बात आप अगर सफल तरीका से स्टार्ट करेंगे तो आप समझिए कि हाफ डन काम आपका यहां बन जाए, और यही बिगड़ भी सकता है। अब कोई कन्फ्लिक्ट का स्पेलिंग गलत लिख देगा, ठीक है, व्यू पॉइंट का स्पेलिंग गलत लिख देगा, जनरेशन का स्पेलिंग गलत लिख देगा, तो भाई उसका तो कुछ नहीं हो सकता है। अदरवाइज यहीं पर आपका इंप्रेशन बनना शुरू। दूसरा सेंटेंस में लिखे हैं कि ये कहानी इट टेल्स अस अबाउट द बिलीफ मतलब समझ, भरोसा, बिलीफ ऑफ द ओल्डर जनरेशंस। अब यहां देखो, 2 जनरेशंस के बीच में कन्फ्लिक्ट है, पहला लाइन में लिखे। तो देखो सेकंड सेंटेंस में कैसे उसी को जनरेशन वर्ड में करके आगे बढ़े कि इस स्टोरी में हमें ये बताया गया है कि ओल्डर जनरेशन के जो लोग होते हैं, अब ओल्डर जनरेशन यहां जैक रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरेंट्स, ब्रॉड वे में बोले तो पेरेंट्स। और ये एक ऐसा मोरल कन्फ्लिक्ट है, ये जो वर्ड है ना कन्फ्लिक्ट, ये एक ऐसा कन्फ्लिक्ट है जनरेशंस के बीच में जो कि यूनिवर्सल है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो, कहीं भी पूरी दुनिया में
हर आने वाला जनरेशन और उसके पहले से जो मौजूद है वो जनरेशन, दोनों के देखने का नजरिया, सोचने का तरीका, इसमें क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है हमेशा। और सिर्फ अपने समाज की मत समझिए, सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह। उनको आप मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन में भी अगर आप समझते होंगे कि अमेरिकन्स हैं या ब्रिटेन के लोग हैं, ब्रिटिश हैं, ये लोग तो हम लोगों से बहुत हाई फाई है उनका लाइफ। तो क्या ये लोगों में भी दो अलग अलग जनरेशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है? एंड द आंसर इज यस, होता है। हर सोसाइटी, चाहे वो लोएस्ट सोसाइटी हो, चाहे वो हाईएस्ट सोसाइटी हो, एक कॉमन फीचर है, या इसको हम नेचुरल फेनोमेनन बोलेंगे, ये प्राकृतिक है कि आने वाली पीढ़ियां, उनकी सोच उनके पहले वाले पीढ़ी के सोच से बहुत जगह मैच नहीं करता। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ। तो सेकंड सेंटेंस में लिखे कि अब ओल्डर जनरेशन के लोग और न्यूअर जनरेशन के लोग में जो कॉन्फ्लिक्ट है ओपिनियन का, उसके बारे में लिखा जा रहा है सेकेंड लाइन सेंटेंस में कि ओल्डर जनरेशन के जो लोग होते हैं वो बिलीव करते हैं कस्टम्स में और ट्रेडिशंस में। ये भी एकदम प्राकृतिक है। आप हर स्टूडेंट इसको अपने आप से रिलेट करके देख सकता है कि जो ओल्डर जनरेशन्स हैं, आपके घर में होते हैं ना भाई, फादर हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो ये हम लोग के पहले के जनरेशन में, आप लोगों के पहले के जनरेशन में, तो वो लोग जो है ना ओल्डर जनरेशन्स, जो पहले के जनरेशन के लोग होते हैं, उनका ज्यादा विश्वास होता है। विश्वास के लिए बिलीफ, विश्वास होता है किन चीजों में? दो चीजों में, ये देखो कीवर्ड्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। जो ओल्डर जनरेशन के लोग होते हैं वो लोग कस्टम्स और ट्रेडिशंस के अनुसार उनका सोच होता है, थिंकिंग होता है। तो कोई भी चीज सोचेंगे ना तो अपने कस्टम और अपने ट्रेडिशंस के अनुसार सोचेंगे, जो कि उनको उनके पूर्वजों से मिला। मजेदार बात यह है कि ये जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस ओल्डर जनरेशन जिसमें बिलीव करता है, जब यही ओल्डर जनरेशन यंग स्टेज में होता है अपने, तो यही ओल्डर जनरेशन उस समय अपने से ओल्डर जनरेशंस के थिंकिंग के साथ क्या रखता है? कॉन्फ्लिक्ट रखता है। ये मजेदार बात है कि कॉन्फ्लिक्ट उसमें भी हुआ था। ये प्राकृतिक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आया है, और जब तक ह्यूमन बीइंग्स हैं तब तक
जनरेशंस, दो पीढ़ियों की जो सोच है उसमें कन्फ्लिक्ट रहेगा ही रहेगा. दिस इज बायोलॉजिकल, यू कैन से दैट इट इज कंपल्सरी, होना ही होगा. आपको, जैसे आप क्लास 12th के स्टूडेंट, तो आपको लगता होगा, अभी ईमानदारी से सोचिएगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर ऑनेस्टली सोचिएगा ना, तो बहुत बार अभी तक अपने लाइफ में बहुत बार आपको ऐसा लगा होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो पुरानी पीढ़ी के ख्यालात रखते हैं और आप नई पीढ़ी के ख्यालात रखते हैं. ये सब कोई को फील हुआ हो कि आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अपने में जरूर तुम महसूस किया होगा कि अरे ये लोग इतना पुराना ख्यालात का है, हम लोग 5G 6G के दुनिया के हैं, तो हम लोग को कैसा मिलेगा, हम लोग का सोच कैसे मिलेगा. हर जनरेशन ये सोचता है. तो मजे की बात है ना कि आपके बाद जो जनरेशन आएगा, वो जनरेशन तो आपका रिलेटिव ही रहेगा ना, मतलब आपका बेटा या बेटी, वो जब बड़े होंगे ना, तो वो आपको पुराने ख्यालात वाले समझेंगे अपनी नजर. उस समय आप पुराने हो जाइएगा. तो 5G 6G अभी चला के आप सोच रहे हैं कि हमारे दादाजी को या हमारे फादर को तो ये सब करने नहीं आता है, फेसबुक, ट्विटर, ये वो. अभी आपको लगता है ना कि आप बहुत स्मार्ट जनरेशन के हैं, एकदम लगता होगा in comparison to the older ones. But the interesting part is that when your younger generation will come, जब आपके बाद का जनरेशन जो आएगा, वो जनरेशन आपको पिछड़ा हुआ सोच का माने, क्योंकि उनके पास उस समय तो और ज्यादा टेक्नोलॉजी हो चुकी होगी. तो अगर कभी आपके मन में ये सवाल उठे ना, और जरूर उठता है, मतलब नेचुरल है, एक जगह नहीं, खाते वक्त, सोते वक्त, कब उठना है, कब सोना है, कब नाश्ता करना है, क्या खाना है, क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, ये सब अभी जब आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स आपको लेक्चर देते होंगे, तो आपके मन में यही बात आता होगा कि अरे ये लोग बहुत पुराने ख्यालात के हैं, इसलिए अपने ख्यालात के अनुसार बोल रहे हैं. हम तो नए जनरेशन, हमारा तो नया ख्यालात है. मगर आपके बाद वाला जनरेशन के लिए आपका ख्यालात भी क्या हो जाएगा, पुराना. और ये उसके साथ भी होगा और उसके आने वाले के साथ भी होगा. मतलब इट इज अ एंडलेस प्रोसीजर. जब तक नया जनरेशन आते रहेगा, तब तक हर बार नया जनरेशन अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को
पुराने ख्यालात वाला सोचेगा। तो याद रखिएगा, एक दिन आप भी जब पेरेंट्स बनिएगा, और ऑब्वियस है कि किसी टाइम ये भी आएगा कि आप ग्रैंड पेरेंट्स बनिएगा, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नेचर पेरेंट्स बनिएगा। फिर एक समय आएगा ना जब आप ग्रैंड पेरेंट्स बनिएगा। तो जिस समय आप ग्रैंड पेरेंट्स बन जाएंगे ना, उस समय आपके बाद वाले जो जनरेशन रहेगा ना, आपके नाती पोता, ये सब जो रहेगा ना, ये सब क्या करेगा, ये सब का सोच आपके जैसा रहेगा क्या? थिंक अबाउट इट। जैसे अभी आपका सोच आपके घर में जो ओल्डर जनरेशन के लोग हैं उनके सोच से मैच नहीं करता है, बहुत जगह आपको लगता है, वैसे ही लगेगा आपके बाद वाले जनरेशन्स को कि आपका सोच जो है वो पुराना हो चुका है। तो लिखा है कि ओल्डर जनरेशन जो है वो लोग विश्वास रखते हैं कस्टम्स और ट्रेडिशंस में। कस्टम और ट्रेडिशन कीवर्ड है कि ओल्डर जनरेशन के लोग किस में विश्वास रखते हैं। हिंदी में कस्टम और ट्रेडिशन अगर तुम लोग नहीं जानता है, जैसे क्लास 12 में नहीं जानता है, तब तो बहुत बुरी बात है। अगर जानता है तब ठीक है, नहीं जानता तो मैं बता दूं कि ट्रेडिशंस मतलब होता है परंपरा। वैसे ही कस्टम और ट्रेडिशन को एक साथ यूज किया जाता है। कस्टम का एग्जैक्ट वर्ड, हिंदी वर्ड मेरे दिमाग से स्लिप हो गया है, परंपरा। ओल्डर जनरेशन इस चीज में बिलीव करते हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। और एक चीज और करते हैं ओल्डर जनरेशंस, constantly questioning the attitude of the younger generation। एक तो ओल्डर जनरेशन के जो लोग हैं घर में, they believe to live according to the customs and traditions followed by their grandparents, ancestors। ये हमको कस्टम और ट्रेडिशन वर्ड बता रहे थे ना। ट्रेडिशन मतलब परंपरा बताए, या कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज। अच्छा लगा। तो ओल्डर जनरेशन के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो रीति रिवाज और ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चलते। पहला बात तो ये। उसके बाद उससे बड़ी बात ये कि वो ओल्डर जनरेशन के लोग जो है ना, वो यंगर जनरेशन का जो एटीट्यूड है क्वेश्चनिंग करने का, ओल्डर जनरेशन के लोग अपने कस्टम और ट्रेडिशन में बिलीव करते हैं, चलो ठीक है, लेकिन उसके साथ एक और चीज करते हैं, और वो ये है कि यंगर जनरेशन के एटीट्यूड को, मतलब उनके थिंकिंग को, उनके व्यू पॉइंट को वो लोग सही नहीं मानते। दे रेज क्वेश्चन अबाउट द व्यू पॉइंट एंड थिंकिंग ऑफ द यंगर जनरेशन। और ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि यंगर जनरेशन क्या करता है, कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करता है। जैसे अगर घर में आप है, रात में आपको नेल कट्स करने हैं, नाखून काटना है ना,
तो जो आपके घर के जो एल्डर्स है ना, वो बोलेंगे रात में नाखून मत काट। क्यों? क्योंकि उनको ये कस्टम और ट्रेडिशन से मिला है। तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा कि देखो ये उस समय बना था जब नेल कटर नहीं था, जब ब्लेड से काटते थे या कोई धारदार चीज से। तो रात के समय इसीलिए नहीं काटा जाता था उस समय, क्योंकि रात को काटेगा तो ज्यादा डेंजर है ना कटने का। ये आपका तर्क हो, लेकिन ओल्डर जनरेशन के लोग इस तर्क को नहीं मानेंगे, और यहीं से एक चीज डेवलप होता है, और जिस चीज का नाम है यहां जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब हुआ दो पीढ़ियों के बीच का खाई। एक पीढ़ी इधर, एक पीढ़ी इधर, बीच में बड़ा सा खाई। और दोनों पीढ़ियां, एक पीढ़ी जो है यंगर जनरेशन और एक पीढ़ी जो ओल्डर जनरेशन, वो दोनों अपने आप को सही प्रूव करने के लिए सिर्फ लगे रहते हैं। ओल्डर जनरेशन के लोग बोलेंगे कि ये कस्टम है हमारा, ऐसा करना पड़ेगा, और यंगर जनरेशन के लोग जो है वो साइंटिफिक रीजंस पूछेंगे, ठीक है, और उनका व्यू पॉइंट अलग होगा अपने ओल्डर जनरेशन के लोगों से। वो कांस्टेंट क्वेश्चनिंग करते हैं, और यहीं से बनता है एक जनरेशन गैप। ये आखिरी कीवर्ड है फर्स्ट पैराग्राफ। इसको एक बार अपने से भी देखना, मैं नेक्स्ट क्लास में इससे आगे ठीक है।